तुम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नर्क की आग छोड़ के जा रहे हो। सीधे सीधे तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है, क्यों पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि 1.5 डिग्री पर रोक देना भाई? क्यों कहा? 1.5 डिग्री के बाद प्लेनेट लिवेबल नहीं रह जाएगा। वो लिमिट हमने 2024 में ही पार कर दी है। 1.54 पर हम आ चुके हैं। कम करना तो छोड़ो, हमने और बढ़ा दिया है। और प्रकृति ने अब बात अपने हाथ में ले ली है। अब फीडबैक साइकिल्स प्रकृति के पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात कोई नेता बताएगा नहीं, मीडिया ऐसा कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि कवर करने का मतलब होगा कि जलजला सा आएगा बिल्कुल। क्यों पेरिस एग्रीमेंट ने कहा कि 1.5 डिग्री पर रोक देना भाई? क्यों कहा? क्योंकि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खास है जो शुरू हो जाता है 1.5 से 2 डिग्री के बीच में। वैसे ये तो पता होगा ना कि 1.5 डिग्री का जो लक्ष्य हमने लॉन्ग टर्म निर्धारित करा था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा के लिए 1.5 डिग्री पर रोक देना चाहते हैं 2050 और 2050 के बाद भी, वो 1.5 डिग्री सन 2024 में ही हमने तोड़ दिया। ये खुशखबरी तो मिली होगी कि नहीं मिली है? हमने कहा था कि 1.5 डिग्री वो अधिकतम राइज है जिसके बाद टर्म यूज होती है लिवेबल प्लैनेट बचेगा। 1.5 डिग्री के बाद प्लैनेट लिवेबल नहीं रह जाएगा। किस वजह से नहीं रह जाएगा उस कारण पर अभी आ जाएंगे। पर वो जो हमने अपने लिए लॉन्ग टर्म एक लिमिट निर्धारित करी थी 1.5 डिग्री की, वो लिमिट हमने 2024 में ही पार कर दी है। 1.54 पर हम आ चुके हैं। बस इतनी सी बात है कि अभी उसको फॉर्मली एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डेटा 1-2 सालों का है, 2023-2024। उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करा जाता है, इस क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड लिए जाते हैं। तो 10 साल 20 साल तक जब देखा जाएगा कि लगातार 1.5 डिग्री से ऊपर है, तब जाकर के उसको आधिकारिक ऑफिशियल स्वीकृति मिलेगी कि हाँ माना कि 1.5 डिग्री पर वो हो चुका है। ये सबको स्पष्ट था कि 1.5 डिग्री पर कुछ बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। एक टिपिंग पॉइंट है 1.5 डिग्री। क्या होता है ऐसा? अच्छा, मैं पूछूं क्या होता है ऐसा, उससे पहले ये तो स्पष्ट है ना कि 1.5 डिग्री वाली बात अब बहुत पीछे छूट गई। अब हम उसको रोक नहीं सकते, वो छूट गया। पेरिस में हमने अपने साथ मजाक करा था। पेरिस में हमने कहा 2030 तक हमें 45% एमिशन कम करने और 2050 तक हमें नेट जीरो पर आ जाना है। वो हमने मजाक करा था अपने साथ। कम करना तो छोड़ो, हमने और बढ़ा दिया है। ये स्पष्ट हो रहा है? क्या होता है 1.5 डिग्री पर? 1.5 से 2 डिग्री के बीच में फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद अब आपके हाथ में नहीं रह जाता किसी भी तरीके से तापमान वृद्धि को रोकना। अब आप नहीं रोक सकते। मीटरोलॉजी एग्जैक्ट साइंस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल 1.5 पर होगा या 1.62 पर होता है, या कुछ साइकिल्स होते हैं जो 1.5 डिग्री पर सक्रिय होते हैं, कुछ 1.8 पर होते हैं। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सारे साइकिल्स, मैं भी आपसे उनकी बात करूंगा, ये सारे साइकिल्स 1.5 से 2 डिग्री के बीच में सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। और ये साइकिल्स म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग भी होते हैं। मतलब एक साइकिल शुरू हुआ तो उसके शुरू होने की वजह से ही दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। कैसे होते हैं साइकिल्स, समझेंगे। इनमें से 1-2 ऐसे हैं जिनकी मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, तो आपको पता है। कुछ और आपको नए नए आज सुनाऊंगा नववर्ष की खुशी में। तो सबसे पहले तो जो आइस है, आर्कटिक आइस हो गई, ग्लेशियल आइस हो गई, उससे संबंधित। तो बर्फ सफेद रंग की होती है ना? तो उस पर जब धूप पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है, तो क्या करेगी उसको? वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। रिफ्लेक्ट बैक कर देती है तो हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना? तो ये काम बर्फ करती थी। पर तापमान वृद्धि के कारण बर्फ रही है
जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के नीचे से क्या एक्सपोज हो जाता है? पत्थर या सेडिमेंट्स या कभी मिट्टी, सॉइल। ये किस रंग के होते हैं? ये गाढ़े रंग के होते हैं। जब ये गाढ़े रंग के होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? गर्म। जब ये गर्म हो जाएंगे तो इनके ऊपर जो बर्फ है या इनके बगल में जो बर्फ है वो और ज्यादा, जब और ज्यादा बर्फ पिघलेगी तो और ज्यादा ये जो रॉकी मैटर है डार्क, ये और ज्यादा एक्सपोज होगा। जब ये और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो और बर्फ पिघलेगी। अब आप इसको नहीं रोक सकते, अब आप इसको नहीं रोक सकते। अब ये साइकिल शुरू हो गया तो हो गया, अब आप इसको नहीं रोक सकते। और ये कहां तक जाएगा, इस बारे में दुनिया के नेता अपने अपने लोगों से कुछ बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। पर ये 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री पता नहीं कहां तक जा सकता है। बात करनी भी व्यर्थ है क्योंकि वो बात करने के लिए कोई बचेगा नहीं। हम बहुत नाजुक लोग हैं, विशेषकर जो हमारी मनुष्य प्रजाति है, होमो सेपियंस। एक बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज के भीतर ही हम जी सकते हैं। हम जंगल पर आश्रित नहीं है, हमें फसलें उगानी होती हैं। वो जो हमारी फसलें हैं वो भी कुछ खास जगहों पर ही उगती हैं, कुछ खास तरीके की वो बारिश मांगती हैं, कुछ खास तरीके का वो तापमान मांगती हैं। वो ये भी मांगती हैं कि अगर हवा भी चले तो कितनी चले, कितनी ना चले, बारिश हो भी तो किस मौसम में हो, किस मौसम में ना हो। तो इंसान बहुत जबरदस्त तरीके से आश्रित है प्रकृति पर। और आबादी भी हमने इतनी बढ़ा ली है कि उसको खिलाना एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे ही ये साइकिल सक्रिय होते हैं कि उसकी चर्चा नहीं करी जाए तो बेहतर है। और साइकिल्स पर आते हैं बहुत सारे। बर्फ की बात हम कर रहे हैं तो परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, इन जगहों की वो चट्टान होती है या मिट्टी होती है जो लगातार जमी ही रहती है। और जब ये जमी रहती है तो ये अपने भीतर बहुत सारा कार्बन रोके रहती है, बांधे रहती है। परमाफ्रॉस्ट में कितना कार्बन है? जितना पृथ्वी के पूरे वातावरण में कार्बन है उससे 2 गुना। लेकिन ये अभी तक सिक्वेस्टर्ड था, बंधा हुआ था, लॉक्ड था। क्यों लॉक्ड था? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ चढ़ी हुई थी। इसके ऊपर बर्फ चढ़ी थी। जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है ये कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता जा रहा है और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रिलीज होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनके। जब ऑक्सीजन मिल जाता है ऑर्गेनिक मैटर को तब तो फिर भी कम नुकसान होता है, उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में है, चट्टान में है, जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है और तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, तब मीथेन बनती है। और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 85 गुना होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 85 मॉलिक्यूल्स जितनी हीट ट्रैप करेंगे उतनी हीट मीथेन का एक अकेला मॉलिक्यूल करता है। ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये पिघल रहा है और बहुत तेजी से पिघल रहा है। और इसके पिघलने से
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ही वातावरण में रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? और इसको आप रोक नहीं सकते। उसने एक बार पिघलना शुरू किया तो क्या करेगा वो? हवा में क्या डालेगा? मीथेन। और मीथेन जैसे ही जाएगी वातावरण में, वो क्या करेगी? और तापमान बढ़ाएगी। जब और तापमान बढ़ाएगी तो परमाफ्रॉस्ट और पिघलेगा। जब और पिघलेगा तो वातावरण में और क्या जाएगी? मीथेन। जब वो जाएगी तो और तापमान बढ़ाएगी तो और पिघलेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। आप नेट जीरो कर भी दीजिए तो भी ये नहीं रुकेगा। अब नेट जीरो का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी से हम अब कोई अतिरिक्त एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जोड़ेंगे। आप मत भी जोड़ो तो भी ये साइकिल सक्रिय हो गया तो अब पछताए होत क्या? अब आपको जो करना है कर लो। तापमान तो अब इसको बोलते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंज, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कार्बन बॉम्ब, जिसको आप रोक नहीं सकते। उसका चेन रिएक्शन होता है। अब वो शुरू हो गया तो अब हो गया, आप उसको नहीं रोक पाओगे। इसी तरह से होते हैं पीटलैंड्स। पीटलैंड्स क्या होते हैं और क्यों उनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा कार्बन इन्होंने ही अपने भीतर हमेशा दबा रखा होता है। ये कौन सी जगह होती हैं? वेटलैंड्स जानते हैं ना आप? वेटलैंड्स क्या होते हैं? फ्लडेड जगह है, जहां पर जमीन के ऊपर या पत्थरों पे, मिट्टी पे या ऑर्गेनिक मैटर पे लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है। लगभग हमेशा वहां पर पानी चढ़ा रहता है। जब वहां लगभग हमेशा पानी चढ़ा रहता है तो वहां पर ऑक्सीजन कम रहती है ना। ऑर्गेनिक मैटर है और उसके ऊपर लगातार पानी चढ़ा हुआ है, जैसे वेटलैंड होता है। तो अब जब पानी चढ़ा हुआ है तो नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऑक्सीजन तो बहुत मिलेगी नहीं, कि मिलेगी? थोड़ी बहुत मिलेगी, वो भी जो पानी में घुली रहती है। तो उसका जो डिके होता है वो एनारोबिक होता है। बहुत सारी वहां पर मीथेन स्टोर हो जाती है। कितनी मीथेन स्टोर करते हैं पीटलैंड्स? पृथ्वी के सारे जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पीटलैंड्स में स्टोर्ड है। और ये जो पीटलैंड्स हैं इनकी ड्राइंग हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है ये सूखते जा रहे हैं। सूखने के कारण सिर्फ यही नहीं है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, ये भी है कि आप वहां पर जाकर के अर्बन डेवलपमेंट कर देते हो, या जो पीट होती है उसके कई तरीके के इस्तेमाल होते हैं। हॉर्टिकल्चर में होता है, फ्यूल में होता है, आप वो पीट निकाल लेते हो। तो ये पीटलैंड सूखते जा रहे हैं। तो पानी के नीचे जितनी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दबी हुई थी अब वो क्या हो रही है? वो एक्सपोज हो रही है। वो एक्सपोज हो रही है तो कहां जा रही है? वो वातावरण में जा रही है। जब वातावरण में जाएगी तो तापमान को और बढ़ा रही है। जब और बढ़ा रही है तो ये जो पीटलैंड है ये और ज्यादा सूख रहा है। और इनमें से परमाफ्रॉस्ट से और पीटलैंड से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जितनी कि ह्यूमन एक्टिविटी से तो कभी निकल भी नहीं सकती। ह्यूमन एक्टिविटी से इतनी निकली है कि इंडस्ट्रियल एज आने के बाद से 1750 से अभी तक हमने 280 पीपीएम से लगभग 430 पीपीएम कर दिया है। ये हमारा काम है। पर ये करके हमने एक ऐसे दानव को जगा दिया है जो हमारी एक्टिविटी से कहीं ज्यादा कार्बन अब एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। और ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन दुनिया के नेता अपनी अपनी जनता से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बात छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? क्योंकि कार्बन एमिशन टारगेट्स अगर आपको मीट करने हैं तो आपकी जो विकास की अवधारणा है और जिस तरीके के चुनावी सपने बेचे जाते हैं जनता को, वो रोकने पड़ेंगे।
तो कोई नेता खुल करके अपने देश की जनता को नहीं बता रहा है कि आप प्रलय के कितने पास आ चुके हैं, कोई नहीं बता रहा। अमेरिका में जैसे नेताओं ने तो 2020 में बाहर ही कर दिया था अमेरिका को पेरिस समझौते से ही, फिर वो वापस किया 2021 में। पर वो अभी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते नहीं कि एंथ्रोपोजेनिक है क्लाइमेट चेंज। जहां मान भी लिया गया है, वहां मैंने आपको बताया ही कि जो राष्ट्रीय लक्ष्य हमने चुने हैं रिडक्शन के, वो कितने बचकाने हैं। जैसे चुटकुलाओ कि उन लक्ष्यों को पा भी लो तो हमने क्या कहा, कितना % रिडक्शन हो जाएगा, 2%, और करना कितना था, 45%। कोई नेता, कोई राजनेता अपने देश से सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये जो सच है ये बहुत बहुत कड़वा होगा। ये सच हमसे कहेगा कि अपने बाकी सारे धंधे छोड़ो, अपनी बाकी सारी वरीयताएं पीछे रखो, सीधे सीधे तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। खासकर अगर तुम अभी युवा हो और तुम्हारे बच्चे वगैरह हैं, तो तुम अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नर्क की आग छोड़ के जा रहे हो। आज तुम्हारे बच्चे को जरा सी धूप लग जाए या गर्मी लग जाए तो तुम कहते हो अरे अरे ये क्या हो गया, बिजली चली जाए, एसी ना चले, तुम्हारा बच्चा परेशान हो जाता है, और तुम अपने बच्चे के लिए सीधे सीधे हेल फायर छोड़ के जा रहे हो। लेकिन ये बात कोई नेता बताएगा नहीं, मीडिया ऐसो कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि कवर करने का मतलब होगा कि जलजला सा आएगा बिल्कुल। तो सब बिल्कुल एक फूल्स पैराडाइज में है। फूल्स पैराडाइज समझते हैं? बेवकूफ आदमी जो सोच रहा है सब ठीक है, और वो सिर्फ बेवकूफ ही नहीं है, वो बेईमान भी है। इस कदर बेईमान है कि अगर कोई आके उसको सच बताए तो सच को अस्वीकार करेगा और सच बताने वाले का ही मुंह नोच लेगा। ये चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में भी। हम फीडबैक साइकिल्स की बात कर रहे थे, समुद्र पर आते हैं। 3-4 तरह के फीडबैक साइकिल्स हैं जो सीधे सीधे समुद्र से संबंधित हैं। बिल्कुल समुद्र की सतह से शुरुआत करते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पानी भाप बनेगा, वाष्पीकृत होगा, और ये जो वाटर वेपर है ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस होती है। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि दुनिया का आधे से ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर वेपर से है। क्योंकि वाटर वेपर वातावरण में बहुत प्रचुरता से मौजूद है। 70% तो हमारा सरफेस एरिया ओशंस का है ना, तो वहां पर वाटर वेपर बहुत मौजूद रहती है। और जब तापमान बढ़ेगा तो वाटर वेपर भी बढ़ेगी, ज्यादा वेपराइज होगा ना, वो और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाएगा। जब क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो उसका वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन भी बढ़ेगा, तो भाप बढ़ेगी, भाप बढ़ेगी तो और गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो और भाप बढ़ेगी, और भाप बढ़ेगी तो और गर्मी होगी। और ये सब चल रहा है, ये सतह पर होता है। इसी तरीके से ओशंस की जो कार्बन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तापमान जब बढ़ता है तो पानी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखना मुश्किल होता जाता है। तो हमारे समुद्र जितने गर्म होते जाएंगे, जो कार्बन सिंक्स का वो काम करते थे, 2 तरह कार्बन सिंक होते हैं प्रकृति में ज्यादा बड़े वाले, एक होता है ओशन और दूसरा होता है जंगल। तो हमारे ओशंस जो कार्बन सिंक का काम करते हैं, वो काम उनका कमजोर पड़ता जा रहा है। तापमान बढ़ेगा तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम सोखते हैं और वाटर वेपर ज्यादा बनती है। दोनों तरीकों से आप मारे गए। ये हुई हरकत समुद्र की सतह पर। हम फीडबैक साइकिल्स की बात कर रहे हैं। अब आप समुद्र में थोड़ा सा नीचे चलिए। जब आप नीचे चलते हैं तो आप कोरल्स को जानते हैं ना, जीवाश्म जो रीफ्स बनाते हैं, वो सुंदर सुंदर जिनकी तस्वीरें आती हैं। पहले ज्यादा सुंदर आती थी, अब आता है कि देखो बर्बाद हो गई कोरल रीफ्स।
तो ये जो कोरल्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी तापमान बढ़ने के साथ मंद शिथिल पड़ने लगती है, क्योंकि प्रकृति ने इनको एक खास तापमान पर काम करने के लिए बनाया है। तो इन्होंने जितना ऑर्गेनिक काम कर रखा होता है पहले से, वो भी टूटने बिखरने लगता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों जनरेट होते हैं। ये समुद्र के बीच में होता है। ये भी एक साइकिल है। जितना आपका समुद्र गर्म होता जाएगा, उतना कोरल रीफ समाप्त होते जाएंगे, और वो जितना समाप्त होते जाएंगे, उतना वो कार्बन एमिट करते जाएंगे। अब समुद्र में नीचे चलते हैं। समुद्र के तल पर मीथेन के हाइड्रेट्स पड़े होते हैं। समुद्र का जो हमारा तल है, उसमें मीथेन के हाइड्रेट्स हैं, और वो एक टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं। केमिस्ट्री का साधारण सा सूत्र होता है भाई कि हर कंपाउंड हर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता। बहुत सारे होते हैं जिन्हें सिर्फ गर्म कर दो तो टूट जाते हैं, जानते हैं ना हम ये। तो ये जो मीथेन के हाइड्रेट्स हैं, ये समुद्र के तल पर पड़े रहते हैं, ओशन फ्लोर पर, और वहां ये अपना स्टेबल रहते हैं। पर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, ये टूट रहे हैं और ये मीथेन छोड़ रहे हैं, और वो मीथेन वातावरण में पहुंच रही है। 70% पृथ्वी का जो क्षेत्र है, सरफेस एरिया, वो ओशंस का है। तो सोचो कि कितने सारे एरिया पर ये हाइड्रेट्स पड़े हुए हैं, और वहां से जो मीथेन निकल रही है वो किस क्वांटिटी की होगी। और ये सब अभी लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत दूर की लग रही है। अच्छा, ओशन दूर का है, तो ये जो मिट्टी है ना हमारी, ये मिट्टी भी जब गर्म होती है तो इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये मिट्टी खुद कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने लग जाती है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है। हमने बर्फ की बात करी, हमने समुद्र की बात करी, हमने मिट्टी की बात करी। अब हम जंगलों की बात करें कि जंगलों में ये फीडबैक साइकिल्स कैसे सक्रिय हो रहे हैं। एक पेड़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर इकोसिस्टम हरा भरा है, प्राकृतिक है, स्वस्थ है, तो पेड़ का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड सोखते जाना। इसको बोलते हैं उसकी सीक्वेस्टरिंग, कि देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में रहती तो घातक हो सकती थी, पेड़ ने उसको क्या बना दिया? पेड़ ने उसको तना बना दिया, पत्ती बना दिया, फल बना दिया, सब्जी बना दिया। तो पेड़ बड़ा जादू करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उससे अच्छी अच्छी चीजें बना देता है। लेकिन वही पेड़ जब गिर जाता है तो उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो तना है, वो डिकम्पोज होगा। और जब वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन आप सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जब वो डिकम्पोज होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। एकदम उल्टा हो जाएगा मामला। कहां तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखा करता था और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। वो कार्बन सिंक होता था जंगल, वो कार्बन सोर्स बन गया है। अमेज़न में, कॉन्गो बेसिन में, और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, उनमें ये हो रहा है। उनके बहुत बड़े बड़े इलाके हैं इस वक्त जो नेट कार्बन सोर्सेस बन चुके हैं। मतलब उस जंगल के होने से कार्बन और ज्यादा एमिट हो रहा है। क्यों? फॉरेस्ट फायर आ गई। आपने तापमान इतना बढ़ा दिया, दुनिया के सब देशों में 2022 में, 2023 में किस कदर फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, वो सब आप जानते ही है ना। जब फॉरेस्ट फायर लगेगी तो क्या होगा? जलेगा सब कुछ। जब सब कुछ जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। इसके अलावा जब हीट बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो उससे तमाम तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। जैसे ज्यादा बारिश हो गई,
ज्यादा बारिश हो गई तो पेड़ को क्या होगा, गिरेगा, जब गिरेगा तो डिकम्पोज होगा। जबरदस्त तूफान आ गया, जबरदस्त तूफान आएंगे तो पेड़ों का क्या होगा, गिरेंगे, जब गिरेंगे तो डिकम्पोज होंगे। तो वही पेड़ जिन्होंने दुनिया भर की कार्बन अपने भीतर समा रखी थी, उन्हीं पेड़ों के लिए हमने ऐसा माहौल, ऐसा मौसम तैयार कर दिया है कि वही पेड़ उल्टे अब कार्बन एमिट कर रहे हैं। जिएगा तो सूखेगा, और गिरेगा या जलेगा तो उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा। और ये चल रहा है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो उतने साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं तो पेड़ों को क्या होता जा रहा है, गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे एक पेड़ के लिए अपनी पूरी ऊंचाई पाना असंभव, मुश्किल होता जाता है। एक जबरदस्त किस्म का चक्रवात आ जाए, न जाने कितने पेड़ उखड़ जाएंगे। बारिश का जो पूरा पैटर्न है वो बदल जाए तो कहां से पेड़ खड़ा होगा, पहले तो खड़ा नहीं होगा, माने जो सूखने का काम था कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं करेगा। दूसरे, जितना वो पेड़ है भी उतना भी नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, जब गिरेगा तो और ज्यादा एमिशन करेगा। और ये मैं अभी एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि हमारा जो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो कितनी कार्बन एमिट करता है। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि हमारी फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर कितना कार्बन एमिट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल फीडबैक साइकिल्स की, जो एंथ्रोपोजेनिक है भी नहीं, जो अब हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में है भी नहीं। माने आप बिल्कुल साधु बन जाइए, आप कहिए मैं सुधर गया, मैं सीधा आदमी हो गया, अब मैं कोई कार्बन नहीं एमिट करूंगा, गलती हो गई, माफ कर दो। आप ये कर भी दो तो भी अब मामला नहीं रुकने का, तीर छूट चुका है। और ये तो तब है जब आप साधु बन जाओ, साधु बनने की हमारी कोई तैयारी है नहीं। इस साल फिर सारे देश, भारत भी, अपने आप को धोखा देने के लिए 2030 के लिए नए लक्ष्य बनाएंगे। कैसे बना लोगे? 2015 से 2025 तक हद दर्जे की बेईमानी और मक्कारी करी है हमने। अब 2025 से 2030 में कैसे जादू कर लोगे? छोटा काम ही नहीं करा के आया तो बड़ा काम कैसे कर लोगे? ये लगभग ऐसी बात है कि एक आदमी को 3 दिन में 3 किलोमीटर चलना था, ठीक है? वो इतना आलसी और मक्कार है कि 2 दिन में चला 50 मीटर। 3 दिन में कितना चलना था? 3 किलोमीटर, माने 3000 मीटर। 2 दिन में वो चला है 50 मीटर और कह रहा है कोई बात नहीं, आखिरी दिन 2950 चलूंगा। ये हो सकता है? तुम अगर इतना चल सकते तो तुमने पहले 2 दिन ही कुछ चल लिया होता। 2025 में सब देश मिलकर के फिर से एक दूसरे से और स्वयं से झूठ बोलेंगे। कोई तरीका नहीं है कि 2030 में 1% भी रिडक्शन हो पाए। 45% तो दूर की बात है। हमारा कार्बन एमिशन का स्तर हर साल और बढ़ रहा है। जितनी ppm CO2 है एटमॉस्फेयर में, उसमें हम हर साल इजाफा कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। और प्रकृति ने अब बात अपने हाथ में ले ली है। वो कह रही है अब मैं देख रही हूं। अब फीडबैक साइकिल्स प्रकृति के पास है, हमारे पास नहीं है। और ये सब फीडबैक साइकिल्स एक दूसरे को भी रीइंफोर्स करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो ओशन का भी वेपोराइजेशन बढ़ रहा है। एक साइकिल दूसरे साइकिल को रीइंफोर्स कर रहा है और आपस में ये सब एक दूसरे को एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट दे रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं वो तो अलग है, हम जितनी जोड़ रहे हैं वो तो अलग ही है। अब पृथ्वी के भीतर बहुत जबरदस्त तरीके का कार्बन भरा हुआ है।
जितना कार्बन पृथ्वी की सतह पर है, और सतह माने इतना ही नहीं कि जहां मिट्टी होती है, थोड़ा गहराई तक, वायुमंडल में, वातावरण में, तो उसका एक बहुत छोटा सा प्रतिशत है। ये जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में भर गया है, ये कहां से आया है? मंगल ग्रह से आया है क्या? कहां से आया है? ये पृथ्वी की सतह से ही तो आया है ना। हाँ। और हम अपनी हवस की पूर्ति के लिए पृथ्वी को हर तरीके से लगातार खोदते जा रहे हैं, हर तरीके से। पृथ्वी का ही कार्बन है, इस मिट्टी का, इसके नीचे की चट्टानों का, यही कार्बन है जो ऊपर जा रहा है। नीचे से सीधे सीधे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकते हैं, या नीचे से फ्यूल, ऑयल, गैस निकल सकते हैं, जिनको जब आप जलाते हो तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। पर वातावरण में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आया पृथ्वी से ही है, और पृथ्वी से वो अपने आप नहीं आया, हमने निकाला है। हम अपनी हवस के लिए वहां पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं, हर तरीके से बर्बाद करते जा रहे हैं, और उसका जो कार्बन है वो यहां आता जा रहा है। मानव इतिहास के 16 कॉन्जिक्यूटिव 16 सबसे गर्म महीने अभी चल रहे हैं। अभी ये जो पिछले 16 महीने हैं ना, एक दो नहीं, पिछले 16 महीने क्रमशः क्रमवार मानव इतिहास के सबसे गर्म महीने हैं। अब सोचना भी नहीं पड़ता, अब हमें पता है कि जो अगला महीना आएगा वो भी मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना होगा। और हमें यह भी पता होता है कि वो बहुत ठंडा महीना होगा। उदाहरण के लिए जब आप जनवरी 2025 की बात करो, वो बड़ा गर्म होने वाला है, जैसे दिसंबर गर्म है। ये दिसंबर है, इसमें जो औसत तापमान है वो भी ज्यादा है, और जो औसत वृष्टि है, प्रेसिपिटेशन है, वो भी बहुत ज्यादा है। न इतनी बारिश होती है दिसंबर में, और न माहौल इतना गर्म रहता है दिसंबर में। हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ऊनी कपड़े बेचने वाले, हीटर बेचने वाले, ये सब घाटे में जा रहे हैं। बड़ा गर्म दिसंबर है, और बारिश और हो रही है। छाते वालों को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों चूक गए। हीटर वाले कह रहे हैं हम छाते के बिजनेस में आ जाएं तो चलेगा।